सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के अंबेडकर संदेश की पृष्ठभूमि की बात करें, आज का अंबेडकर संदेश आपके समक्ष रखें। इस समय पूरे देश में बाबा साहब का नाम चर्चा में बना हुआ है। सम्मानित साथियों, आपको मालूम है भारत देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो कमेंट किया है, जो प्रतिक्रिया की है बाबा साहब को लेकर, वो निश्चित रूप से स्वीकारने योग्य नहीं है। और हम सभी आवाज का के लोग उनके इस कथन का कड़ी निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं। सम्मानित साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उनके द्वारा की गई बाबा साहब को लेकर जो प्रतिक्रिया है वो आप तक सोशल मीडिया के जरिए जरूर पहुंच गई होगी। इसलिए उस प्रतिक्रिया को हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप जागरूक हैं, इस वजह से आपका क्या विचार है हम जरूर जानना चाहेंगे। और इसी कड़ी प्रतिक्रिया और कड़ा विरोध हम सभी जताना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ है। यूं कहें कि बाबा साहब ने जो कुछ भी हम सभी को अधिकार के रूप में दिया है, चाहे वो भारतीय संविधान दिया हो या भारतीय संविधान में हमारे आपके सभी के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जिनकी बदौलत हम सभी सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे आपके जीवन में जो खुशियों का एहसास कराया है वो बाबा साहब की देन है। और हम सम्मान स्वाभिमान की जीवन यापन कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है। ऐसे में बाबा साहब पर कोई अभद्र टिप्पणी करे, कोई अस्वीकार करने वाली टिप्पणी करे, हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए एक बार पुनः कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अब हम आज के अंबेडकर संदेश को शुरू करते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब हरिजन सेवक संघ के महामंत्री आदरणीय एबी ठक्कर साहब को एक पत्र लिखते हैं। जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए बाबा साहब जा रहे होते हैं, स्टीमर पर बैठे होते हैं, तो उससे पहले बाबा साहब ये प्लान करते हैं कि ये जो हमारे अंदर विचार चल रहा है, हरिजन सेवक संघ को किस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे कि देश के अंदर अस्पृश्यता खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए। तब बाबा साहब उस संबंध में 4 उपाय बताते हैं, 4 सुझाव बताते हैं। सीधी बातचीत करना चाहते थे, लेकिन अचानक गोलमेज सम्मेलन में जाने का न्योता आ जाता है तीसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए, तो बाबा साहब उसको ज्यादा अहमियत देते हुए यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि अब कैसे हम बातचीत करें। तब बाबा साहब एक पत्र लिखते हैं 14 नवंबर 1933 को। उस पत्र का कुछ हिस्सा कल हमने आपको बताया था। उसी पत्र में कुछ जो सुझाव बाबा साहब ने दिए, वो सुझाव जानना हर बहुजन के लिए जरूरी है। सामान्य साथियों, बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। यदि वास्तव में आप इतिहास का निर्माण करना चाहते हैं तो इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास बाबा साहब ने जो कुछ भी लिखा है, बाबा साहब के साहित्य को हम सभी को जानना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ ये अंबेडकर संदेश शुरू किया गया है। तो जो सबसे पहला सुझाव बाबा साहब देते हैं वो हम आपको बता देते हैं। आज उसी के संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। और पेज नंबर 144 से 147 तक आज का अंबेडकर संदेश होने वाला है। पहला सुझाव बाबा साहब लिखते हैं एबी ठक्कर साहब को, जो कि महामंत्री हैं हरिजन सेवक संघ के इस समय। तो पहला जो सुझाव बाबा साहब देते हैं वो कहते हैं नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का आंदोलन होना चाहिए। नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का आंदोलन किस तरह से चलाया जाना चाहिए, इस बारे में बहुत विस्तार से बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं। जानना बहुत दिलचस्प रहेगा मेरे साथियों। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएं, हम ये जरूर बता दें कि वो 4 सुझाव बाबा साहब ने कौन से दिए हैं। हालांकि अगले अंबेडकर संदेश में हम वो भी लेकर उपस्थित होंगे। दूसरा सुझाव बाबा साहब देते हैं अवसर की समानता, अवसर की समानता। और तीसरा है सामाजिक मेलजोल। और चौथा जो कार्य होना चाहिए, हरिजन सेवक संघ की तरफ से नियुक्त की जाने वाली एजेंसी। एक बार पुनः हम इस बात को बता दें, हरिजन शब्द वैसे तो गैर कानूनी है, लेकिन हुबहू प्रस्तुतिकरण की वजह से बार बार हमें इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सामान्य साथियों, बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे विचार से लीग का पहला काम ये होना चाहिए कि दलित वर्गों को गांव के सामान्य कुओं से पानी भरने,
ग्रामीण स्कूलों में उनके बच्चों को पढ़ाने, सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करने जैसे नागरिक अधिकारों की सुविधा के लिए पूरे देश में आंदोलन छेड़ा जाए। गांव में ऐसा कार्यक्रम चलाने से हिंदू समाज में वांछित सामाजिक क्रांति आएगी। बिना ऐसे आंदोलनों के दलितों को समाज की बराबरी के अवसर नहीं मिल सकते। बोर्ड पता लगाए कि नागरिक अधिकारों के आंदोलन में क्या कठिनाई आ सकती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मैंने दलित वर्ग संस्थान और सोशल इक्वलिटी लीग का अध्यक्ष होने के नाते देखा है कि बंबई प्रेसिडेंसी के कोलाबा और नासिक जिलों में जो योजना चलाई थी उसमें क्या हुआ था। सबसे पहले तो दलित वर्गों और सवर्ण हिंदुओं के बीच दंगे फसाद होते हैं, जिसमें दोनों तरफ के लोगों के सिर फूटते हैं और फौजदारी के मुकदमे चलते हैं। इस लड़ाई में दलित वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट उनके विरुद्ध होते हैं। उपरोक्त दोनों जिलों में सामाजिक संघर्ष के समय एक भी केस ऐसा नहीं था जिसे पुलिस और मजिस्ट्रेट दलित वर्गों के बचाव में आगे आए हों, चाहे वे न्याय के मार्ग पर ही क्यों ना हो। पुलिस और मजिस्ट्रेट जितना भ्रष्ट हो सकते हैं उतने भ्रष्ट हैं, परंतु इससे भी बुरी बात यह है कि वे इस अर्थ में राजनीति से प्रेरित हैं कि वे ये नहीं देख सकते कि इन्हें न्याय मिले। वे तो चाहते हैं कि दलित वर्गों के मुकाबले सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व और उनका हित सुरक्षित रहे। दूसरे गांवों के लोग दलित वर्गों का पूर्णतया बहिष्कार करते हैं जब उन्हें यह आभास हो जाता है कि दलित वर्ग के लोग उनकी बराबरी पर आने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप उनकी परेशानी, भुखमरी और बेरोजगारी की दर्दनाक कहानियां जानते हैं। उन्होंने ये कहानियां स्टार्ट समिति के समक्ष दोहराई थी, जिसके आप भी सदस्य थे। इसलिए मैं इस उपाय के प्रभाव के विषय में और कुछ नहीं कह सकता, न ही इस विषय में इससे अधिक कहने की गुंजाइश है कि दलित वर्गों को उनकी विकट अवस्था से ऊंचे उठाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। मैंने दलित वर्गों के उत्थान के मार्ग में आड़े आने वाली बहुत सी कठिनाइयों में से केवल 2 का उल्लेख किया है, जिन पर लीग को काबू पाना है। यदि नागरिक अधिकारों के इस अभियान में लीग को सफलता प्राप्त करनी है तो देहाती क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्वयं सेवक दल तैयार करने होंगे, जो दलित वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के लिए प्रोत्साहित करेंगे और कानूनी दांव पेचों में सफलतापूर्वक उनकी सहायता करेंगे। तब मैं लीग के इस कार्यक्रम को प्रभावकारी समझेंगे और मुझे ये कहने में जरा सी भी हिचक नहीं होगी कि लीग दूसरी समस्याओं की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता देती है। ये सच है कि इस कार्यक्रम से सामाजिक उथल पुथल और खून खराबा भी हो सकता है, परंतु इससे बचा नहीं जा सकता। मैं न्यूनतम विरोध करने की वैकल्पिक नीति को भी जानता हूं। मुझे विश्वास है कि यह अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के मामले में प्रभावी नहीं होगी। अधिकतर नासमझ सवर्ण हिंदुओं में जो प्राचीन काल से अविवेकपूर्ण विचार चले आ रहे हैं, उनके कारण वे उन दलित वर्गों के उत्थान का कार्य नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, सवर्ण हिंदू मानव स्वभाव के अनुकूल दलित वर्गों के साथ परंपरागत अस्पृश्यता को मानकर चलता है। प्राय लोग अपने पुराने रीति रिवाजों के अनुसार व्यवहार करना नहीं छोड़ते, क्योंकि कुछ लोग उन रीतियों को छोड़ने के विरुद्ध प्रचार करते हैं, परंतु पुराने रीति रिवाजों के अनुसार बर्ताव करने को धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है। यदि उसे गलत करार नहीं दिया जाता अथवा उसे नहीं रोका जाता तो लोगों के मस्तिष्क पर कोई अच्छा प्रभाव डाले बिना सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। उन आपदाओं से दलित वर्गों को तभी मुक्ति मिल सकती है जब सवर्ण हिंदुओं को समझाया जाएगा और उन्हें यह अनुभव करने के लिए विवश किया जाएगा कि वे अपने पुराने रीति रिवाज और तौर तरीके बदल दें। उन सवर्ण हिंदुओं में पुराने समय से प्रचलित रीति रिवाजों की जो प्रथा है उसके विरुद्ध आपको सीधी कार्रवाई करके आंदोलन चलाना है। उस आंदोलन के बाद उन्हें सोचना होगा और वे अगर सोचेंगे तो इससे उनमें परिवर्तन आएगा। इस शांत परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य यही है कि यह बौद्धिकता के दबाव में नहीं होगा, उसके बाद आंदोलन में आगे नहीं बढ़ेगा। महाड़ में चापदार तालाब, नासिक के कालाराम मंदिर और बालावार के गुरुवयूर मंदिर प्रवेश के संबंध में जो सीधी कार्रवाई की गई उससे कुछ ही दिनों में जो परिणाम निकला वह परिणाम उपदेशात्मक रीति से लाखों दिनों से नहीं निकल सकता था। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में ऐसा आंदोलन छेड़ने का सुझाव देता हूं कि सीधी कार्रवाई कर अस्पृश्यता निवारण लीग दलित वर्ग के लोगों को नागरिक अधिकार दिला सकती है। मुझे इस आंदोलन की कठिनाइयों का भी एहसास है और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि शांति और व्यवस्था को कायम रखने वाले अधिकारी भी हमारे पक्ष में होंगे। इसी वजह से मैंने उस योजना से जानबूझकर मंदिर प्रवेश की बात को निकाल दिया है और इसे केवल नागरिक अधिकारों की प्राप्ति तक ही सीमित रखा है। इसे कार्यान्वित करने में भी शासन भी प्रोत्साहन देगा। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश यही समाप्त करते हैं।
पहला प्रश्न है आज के अम्बेडकर संदेश का, वो है इस कार्यक्रम से सामाजिक उथल पुथल और खून खराबा भी हो सकता है, इसका अर्थ क्या है, किस संदर्भ में बाबा साहब ने कहा है। दूसरा प्रश्न है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ में चमदा तालाब और कौन कौन से, इसके अलावा कौन कौन से आंदोलन की चर्चा आज के अम्बेडकर संदेश में की है। ये दूसरे प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद आसान है, जरूर जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ में आज के अम्बेडकर संदेश के स्टार्टिंग में जो हमने प्रश्न किया है उस प्रश्न का भी जवाब, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिर भारत के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया जो बाबा साहब के बारे में की गई है कितनी कड़ी प्रतिक्रिया आप व्यक्त करते हैं, अपना विरोध जताते हैं अथवा नहीं। ये हम कमेंट सेक्शन में आपका जैसे ही प्रतिक्रिया मिलेगी उस आधार पर हम आगे अपना विचार अवश्य आपको देंगे। और साथ ही साथ आपकी प्रतिक्रिया यदि काफ़ी ऐतिहासिक रही तो हम अंबेडकर संदेश में उसका जिक्र भी करेंगे। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।